आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रमुख संगठनों की। हमारी लिस्ट का पहला सवाल, जो असल में प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 2 है, बहुत ही सीधा है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर तो लगभग सभी को पता होता है, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क। लेकिन यहाँ से जो डेटा क्लस्टर खुलता है वो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र कोई ऐसी संस्था नहीं है जो रातों रात बन गई हो। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था बनी थी 1920 में, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया था। पर वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में तो पूरी तरह विफल रही थी। हाँ, वो फेल हो गई, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। जब इसका चार्टर बना तो शुरुआत में 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इसमें एक बहुत ही रोचक फैक्ट ये है कि वो 51वां देश पोलैंड था जिसने सबसे आखिर में हस्ताक्षर किए थे। और आज के परिदृश्य से तुलना करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य। और सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा जुड़ा है? वो साउथ सुडान है। अच्छा, ये तो हो गई इसके बनने की बात। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी दिलचस्प है। इसके कुल 6 प्रमुख अंग हैं। और इन 6 अंगों की लोकेशन पर अक्सर सवाल घुमाकर पूछा जाता है। 6 में से 5 अंग तो इसके मुख्यालय यानी न्यूयॉर्क में ही है। बस एक अंग ऐसा है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम ICJ कहते हैं, ये द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और ICJ के भीतर के नियम भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसमें कुल 15 जज होते हैं ना? हाँ, सही कहा, 15 जज होते हैं। लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू करने या फैसला लेने के लिए कम से कम 9 जजों का उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसे कोरम कहा जाता है। बिल्कुल, कोरम। और अगर हम इसकी भाषाओं के क्लस्टर को देखें, वो भी एक शानदार शॉर्टकट से याद रखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं यानी जिनमें आधिकारिक काम होता है, वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। हाँ, और इसके अलावा 4 और भाषाएं हैं जिन्हें कार्स के एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। C से चाइनीज, A से अरेबिक, R से रशियन और S से स्पेनिश। ये कार्स वाला तरीका वाकई 90% रिटेंशन के लिए एकदम सटीक है। चलिए अब इस वैश्विक स्तर की बात से थोड़ा विज्ञान और आविष्कारों की दुनिया में चलते हैं। विज्ञान का ये हिस्सा बहुत रोचक है। हाँ, क्वेश्चन 03 है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? और इसका उत्तर है डायनामाइट। डायनामाइट। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक तरफ इतना विनाशकारी आविष्कार और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार। यही तो इतिहास की विडंबना है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 1 साल पहले 1900 में ही कर दी गई थी। और शुरुआत में इसे केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बिल्कुल। फिर 1969 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ दिया गया। यहाँ वितरण के स्थान को लेकर भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, चूंकि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के नाम पर है तो अधिकतर पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में ही दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ से अलग है। एकदम सही। शांति या पीस का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये अंतर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और विजेताओं की उम्र को लेकर भी कुछ शानदार रिकॉर्ड्स हैं। सबसे कम उम्र में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड मलाला यूसुफजई के नाम है। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में? हाँ, मात्र 17 वर्ष। और अगर सबसे अधिक उम्र की बात करें तो गुडेनफ को 97 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार दिया गया था। या एक तथ्य जोड़ना बहुत जरूरी है जो विज्ञान के छात्रों को परेशान करता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। सही याद दिलाया। लेकिन गणितज्ञों के लिए एक ऐसा पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, और उसका नाम है एबेल पुरस्कार। बिल्कुल, एबेल पुरस्कार। तो ये पूरा नोबेल क्लस्टर यहाँ कवर हो जाता है। अब विज्ञान से आगे बढ़कर हम परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के इतिहास पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जवाब है साल 1911। 1911 का ये साल भारतीय परिवहन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की पहली एयरपोस्ट सेवा थी। हाँ, और ये ऐतिहासिक प्रथम उड़ान प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। अगर हम भारत में एविएशन के विकास की पूरी टाइमलाइन को देखें तो 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई, जिसने कमर्शियल उड़ानों की नींव रखी। इसके बाद 1946 में
एयर इंडिया अस्तित्व में आई। और फिर आजादी के कुछ सालों बाद 1953 में इस पूरे हवाई परिवहन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इसे पूरी तरह से सरकार के अधीन कर लिया गया। और उस 1911 की छोटी सी उड़ान से लेकर आज हम कहाँ पहुंच गए? आंकड़े बहुत शानदार हैं। आज भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट। इसी श्रेणी में कोचीन एयरपोर्ट का नाम भी आता है। हाँ, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण का बेहतरीन उदाहरण। कोचीन एयरपोर्ट भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है। और इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है ना? हाँ बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। और विस्तार की बात करें तो भारत के 100वें एयरपोर्ट का खिताब पाक्योंग एयरपोर्ट को मिला है, जो सिक्किम में स्थित है। सही कहा। तो परिवहन की इस उड़ान के बाद अब थोड़ा जमीन पे उतरते हैं और भारत की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी की बात करते हैं। जनसांख्यिकी, हाँ। क्वेश्चन 05 जनगणना से जुड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि कितनी रही? उत्तर है 17.64%। 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले उस समय के जनगणना आयुक्त का नाम, जो सी चंद्रमौली थे। अब अगर मुख्य आंकड़ों का क्लस्टर बनाएं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लिंगानुपात 943 था और इसी के साथ शिशु लिंगानुपात भी याद रखना भी जरूरी है, जो 919 था। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिलाओं की 65.46%। बिल्कुल। लेकिन इस दशकीय वृद्धि के इतिहास में कुछ ऐसे दशक रहे हैं जो बहुत ही अजीब ट्रेंड दिखाते हैं। हाँ, दशकीय वृद्धि का मतलब है कि पिछले 10 सालों में जनसंख्या में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि 1961 से 1971 के दशक में देखी गई थी, जो कि 24.80% थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हमारी जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। 1911 से 1921 के दशक के दौरान ये वृद्धि नकारात्मक थी, यानी -0.31%। ये नकारात्मक वृद्धि वाला तथ्य सच में हैरान करने वाला है। खैर, इन भारी आंकड़ों के बाद थोड़ा सा खेल के मैदान की तरफ रुख करते हैं। चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। क्वेश्चन 06 फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? इसका जवाब है टेस्ट मैच। खेल के नियम आसान लगते हैं, लेकिन परीक्षा में तकनीकी बारीकी पूछी जाती है। फॉलो ऑन के लिए न्यूनतम 200 रन की बढ़त होना जरूरी होता है। हाँ, विपक्षी टीम को लगातार दूसरी बार बैटिंग के लिए मजबूर करने के लिए। और क्रिकेट की तकनीक में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत 2008 में हुई थी, भारत और श्रीलंका की सीरीज के दौरान। और इस तकनीक का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? वो थे भारत के वीरेंद्र सहवाग। सही कहा। इसी तरह एक और नियम है DLS, जिसे बारिश से प्रभावित मैचों के लिए 1997 में शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि DLS नियम टेस्ट मैच में लागू नहीं होता है। और कप्तानों का भी एक छोटा सा क्लस्टर बनता है। भारत के पहले ODI कप्तान अजीत वाडेकर थे। जब T20 की शुरुआत हुई तो पहले T20 कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। और पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात आती है तो उस समय कप्तान विराट कोहली थे। बिल्कुल। अब खेल के मैदान से निकलकर साहित्य की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन 07 एक चर्चित उपन्यास के बारे में है। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? जवाब है गीतांजलि श्री। ये उपन्यास वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इसके पीछे इसके अंग्रेजी अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे डेजी रॉकवेल ने किया था। गीतांजलि श्री की अन्य प्रमुख पुस्तकों में तिरोहित और द एम्प्टी स्पेस भी शामिल हैं। साहित्य के इसी क्लस्टर में एक और नाम आता है झुम्पा लाहिड़ी का। उनकी प्रसिद्ध किताबों में द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज शामिल हैं। चूंकि हमने बुकर पुरस्कार की बात की है, हाँ, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, बुकर 2 तरह के होते हैं। एक है मूल मैन बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और दूसरा है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई। और गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर मिला है। ये बारीक अंतर याद रखना 90% रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब साहित्य की दुनिया से बाहर निकलते हैं और पॉलिटी के पन्नों में गहराई से गोता लगाते हैं। पॉलिटी के सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं। क्वेश्चन 8 गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? इसका जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कोई साधारण कानून नहीं था। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन और शासन चलाने की शक्ति दे दी थी। और पदों को लेकर अक्सर जो जाल बुन दिया जाता है उसे साफ कर लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और पहला गवर्नर जनरल बेंटिक बना। इसके बाद 1858 में वाइसरॉय का पद आया और भारत का प्रथम वाइसरॉय कैनिंग बना। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में न्यायपालिका की भी नींव रखी थी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और उनके साथ 3 अन्य जज भी थे। हाँ, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। पॉलिटी के इस ऐतिहासिक सफर को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, मतलब शासन की शक्तियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। बिल्कुल, और इसी के साथ केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही उस समय राज्य परिषद में 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे। इस अधिनियम से एक और बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसी सुधार के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी और वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक भारतीय का होना अनिवार्य कर दिया गया था। हाँ, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन 10 पर। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा? इसका सीधा जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सभी सुनने वालों को ये स्पष्ट कर दें कि यहाँ इस कथन को हम किसी भी तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपात के साथ नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य है जो परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। 1935 का ये अधिनियम बहुत व्यापक था। 1919 में जो द्वैत शासन प्रांतों में लगाया गया था उसे यहाँ से हटाकर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। और जो द्वैत शासन प्रांतों से हटा उसकी शुरुआत अब केंद्र में कर दी गई। 1937 में बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उसे भी भारत से अलग किया गया। 1935 का साल संस्थानों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आरबीआई की स्थापना। और 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर थे और 6 अन्य जज शामिल थे। इस अधिनियम ने शक्तियों का विभाजन भी 3 सूचियों में कर दिया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो आज भी हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। अब कानूनी सफर के सबसे बड़े पड़ाव की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जवाब है जुलाई 1947। सटीक तारीख है 18 जुलाई। ये माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जानी जाती है। और इसी के आसपास एक शब्द जुड़ा है, बाल्कन प्लान, जिसका प्रयोग सबसे पहले नेहरू जी ने किया था। इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम था वो था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। और इसके साथ ही भारत का सम्राट शब्द हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आजादी की इस चर्चा के बाद चलिए देखते हैं कि यूरोपीय खेल शुरू कैसे हुआ था। क्वेश्चन 12, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? 98 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, जहां जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगी और दूसरी 1505 में कन्नूर में। अगर गवर्नर्स की बात करें तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जिसने 1510 में गोवा जीता था। इनमें सबसे रोचक बात यह है कि ये लोग भारत में सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे बाद में यहाँ से गए। हाँ, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें भारत से बाहर किया गया था। जो सबसे पहले आए वो सबसे आखिर में गए। इतिहास के इस सफर के बाद अब हम भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, भारत में कितने राज्य तट रेखा यानी कोस्ट लाइन पर स्थित हैं? इसका जवाब है 9 राज्य। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। कुछ प्रमुख चैनल्स भी याद कर लेने चाहिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। 14 पर प्रश्न है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? इसका जवाब तो काफी लोगों को पता ही होगा। इसका उत्तर है पुर्तगाली
यानी 1498 एडी में। अब इनके स्मार्ट नोट्स को देखते हैं। अगर हम इसके नोट्स को देखें तो 1498 में वास्को द गामा कैलिकट आया था। उस समय वहां का जो स्थानीय राजा था वो जमोरिन था। हाँ, और एक नाम और है, अब्दुल मजीद। बिल्कुल, अब्दुल मजीद एक गुजराती नाविक था जो वास्को द गामा का पथ प्रदर्शक बना था। उसी की मदद से वो भारत तक पहुंच पाया था। अगर वो मदद ना करता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े तो देखिए, यूरोपीय शक्तियों के आने का एक पूरा क्रम है जो भारत के इतिहास को बदल देता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज और आखिर में फ्रांसीसी। इस क्रम को याद रखना काफी जरूरी है सुनने वालों के लिए। और पुर्तगालियों के बारे में एक और जरूरी फैक्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, ये क्या थी? ये उनके प्रथम गवर्नर अल्मेडा द्वारा शुरू की गई थी। उनका मानना था कि जमीन पर कब्जा करने से बेहतर है समुद्र पर कब्जा करो। जो समुद्र का राजा वही व्यापार का राजा। बहुत ही चतुर रणनीति थी। लेकिन नोट्स में लिखा है कि उनका वास्तविक संस्थापक एल्बक्यूको माना जाता है। जी, क्योंकि एल्बक्यूके ने 1509 में गोवा जीत लिया था और वहां से उनकी जमीनी ताकत शुरू हुई थी। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो पुर्तगाली सबसे पहले आए वो गए सबसे अंत में। बिल्कुल। यानी 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पर। अब हम पुर्तगालियों से अंग्रेजों की तरफ आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण यानी 1600 एडी के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? उत्तर है एलिजाबेथ प्रथम। जी, 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने एक शाही चार्टर जारी किया था। इस चार्टर के तहत कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों का एकाधिकार यानी मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली मतलब कोई और अंग्रेज कंपनी वहां व्यापार नहीं कर सकती थी। और इस संस्थापक समूह का नाम क्या था? इन्हें मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोचिए दोस्तों, जब इंग्लैंड में ये व्यापारी मिलकर एक छोटी सी कंपनी बना रहे थे, तब भारत में किसका शासन था? तब भारत में समकालीन मुगल शासक अकबर थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक था। बिल्कुल। कहाँ इंग्लैंड के वो छोटे व्यापारी और कहाँ भारत के महान सम्राट अकबर। इन दोनों साम्राज्यों की तुलना करें तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर ये कंपनी भारत पर राज करेगी। इतिहास की यही तो खूबसूरती है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों से अब सीधे चलते हैं भूगोल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन 16 भारतीय भूगोल पर है। प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा यानी कोस्टलाइन पर स्थित हैं? इसका उत्तर है 9 राज्य। और अगर हम स्मार्ट नोट्स को देखें तो ये जानकारी बहुत डिटेल में दी गई है। भारत की कुल तटरेखा कितनी है? करीब 7516.6 किलोमीटर ना? एकदम सही। और इस लंबी तटरेखा पर पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट के 5 राज्य आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो? पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। एक चीज जो हमेशा कंफ्यूज करती है वो है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका क्रम दोस्तों को याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आती है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चलिए, ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पर। यह भी समुद्र से जुड़ा है। 9 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? उत्तर है लक्षद्वीप, खास करके कवारती और मिनिकॉय के बीच। और इन चैनल्स को याद रखने की बड़ी अच्छी ट्रिक दी है नोट्स में। जी बिल्कुल। जैसे 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच है, इसको दोस्तों MM के रूप में याद रख सकते हैं। हाँ, मालदीव का M और मिनिकॉय का M। वहीं 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, जिसे LM की ट्रिक से याद किया जा सकता है। और 10 डिग्री चैनल? वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये चैनल्स परीक्षा के नजरिए से बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, भूगोल को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इसका आसान उत्तर है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन नोट्स सिर्फ यहाँ नहीं रुकते। नहीं, नोट्स ने तो पूरे भारत का नक्शा ही शब्दों में खींच दिया है। हाँ, देखिए, इंदिरा पॉइंट को पहले पाइगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। और उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट? वो इंदिरा कोल है जो लद्दाख में आता है। पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है गुजरात में, और पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम भारत के विस्तार या एक्सटेंट की बात करें
तो उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा भारत बहुत विशाल है। इतनी दूरी होने के कारण ही हमारे यहाँ इतनी विविधता मिलती है। बिल्कुल, और इसी विशालता के बीच से गुजरने वाली एक अहम रेखा की बात अगले सवाल में है। हाँ, क्वेश्चन 19। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 8 राज्य। और इसकी ट्रिक तो बहुत ही मशहूर है, मित्र पर गमछा झार। जी, हालांकि पीडीएफ में एक लाइन ऐसी भी दी गई है, राज्य मित्र पर जमाल। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन स्रोत के अनुसार हमें इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए, मैं इन 8 राज्यों के नाम बता देता हूं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पर दोस्तों को एक बहुत बड़ी चेतावनी पर ध्यान देना होगा। नोट्स में ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा है, मणिपुर से नहीं गुजरती। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा आपने। अक्सर परीक्षा में ये एक बड़ा ट्रैप होता है। लोग मित्र के मी से मणिपुर समझ लेते हैं, जबकि वो मिजोरम है। इसलिए इस चेतावनी को हमेशा ध्यान में रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब समय है थोड़े होमवर्क का। क्वेश्चन 20 जो है ना, वो हमारी पीडीएफ की आखिरी स्लाइड है और ये आपके लिए एक चैलेंज है। जी, एक इकोनॉमी का सवाल है। सवाल है कि भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण यानी सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी कौन है? तो दोस्तों, स्लाइड में लिखे निर्देशों के अनुसार इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर और विश्लेषण हम अगली क्लास में करेंगे। और आखिरी स्लाइड पर एक बहुत ही प्रेरक संदेश भी लिखा है, जो मैं दोहराना चाहूंगी। आज का लक्ष्य पूरा हुआ। अगली क्लास में आने से पहले 90% याद होना चाहिए। खुद पर विश्वास रखें। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ के लिए को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन रुकिए, जाने से पहले यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम थोड़ा सोचें, अगर 1498 में पुर्तगाली भारत का समुद्री रास्ता न खोजते, तो क्या भारत का आधुनिक इतिहास कुछ और होता? बिल्कुल। क्या कोई और यूरोपीय शक्ति पहले आ जाती? इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। वाह, सच में दोस्तों, इस पर सोचने बैठो तो पूरी हिस्ट्री अलग ही नजर आती है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।